हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग लेखक के बारे में पढ़े, जो चीनी लेखक थे, अरबी लेखक थे, यूनान का लेखक थे। फिर मंदिर निर्माण शैली पढ़े और आज हम लोग प्राग ऐतिहासिक के बारे में पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक में हम लोग हिस्ट्री को 3 भागों में विभाजन करेंगे, जिसमें प्राक इतिहास होगा, अर्ध इतिहास होगा और इतिहास होगा। प्राक इतिहास उसे कहते हैं जिसमें लिखित विवरण नहीं मिला, कोई भी लिखित विवरण नहीं मिला, उसे प्राक इतिहास कहते हैं। अर्ध इतिहास उसे कहते हैं जो लिखित विवरण तो मिला लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, डिकोड नहीं कर पाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? अर्ध ऐतिहासिक। जैसे सिंधु सभ्यता में लिखित विवरण मिला लेकिन हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पाए, तो वो कहाँ रखा गया? अर्ध ऐतिहासिक में। और इतिहास उसे कहते हैं जिसमें लिखित विवरण मिला और हम लोग पढ़ भी पाए, उसे इतिहास कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इतिहास का विभाजन। प्राग इतिहास या प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, अर्ध इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री, इतिहास यानी हिस्ट्री, 3 भागों में किया गया। कहता है जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित उद्धत नहीं किया, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी जिस काल में मनुष्य ने लिखने की कोई कला नहीं थी, उस इतिहास को हम लोग प्राग इतिहास काल कहते हैं। अब है अर्ध ऐतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। यानी लेखन कला तो थी लेकिन उस लेखन कला को हम लोग डिकोड नहीं कर पाए, हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए, तो उसे क्या कहेंगे? अर्ध ऐतिहासिक काल है ना। अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसको हम लोग लिखे लेकिन मतलब लिखा हुआ तो था लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका लिखित विवरण मिला और हम लोग पढ़ भी पाए, उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। कहता है ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। जो ज्ञानी मानव, जिसको हम लोग होमो सैपियंस कहते हैं, उस होमो सैपियंस का धरती पर प्रवेश कब हुआ? तो आज से लगभग 30-40 हजार वर्ष पूर्व, है ना। 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। यानी पूर्व पाषाण युग में मानव का जीविका का जो आधार था, क्या था? शिकार था। शिकार पूर्व पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। जो शिकार था पूर्व पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का भी साधन था। कहता है कि पूर्व पाषाण युग में मानव का जीविका का मेन जो साधन था, मुख्य साधन जो था, वो क्या था? मुख्य साधन जो था वो शिकार था। और मनोरंजन का भी साधन क्या था? शिकार ही था। आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हो गया था, लेकिन पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। पहिया का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुआ था, तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मतलब अस्थायी निवास करने की जो प्रवृत्ति मनुष्य में आया, वो कब आया?
नवपाषाण काल में आया। और सबसे पहले वो जो पालतू बनाया वो किसको बनाया, किस जानवर को, कुत्ता को बनाया। कुत्ता वफादार भी होता है इसलिए भी बनाया गया होगा। देखिए कुत्ता को इसलिए बनाया गया क्योंकि वो रिसर्च किए होंगे कि ज़्यादा मतलब हम लोग पे आक्रमण कौन सा जानवर नहीं करता है, हम लोग का पर आक्रमण कौन सा जानवर नहीं करता है। इस तरह वो जंगली कुत्ता को पालतू बना लिए और इस तरह कुत्ता सबसे पहला पालतू जानवर बन गया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार जो था कुल्हाड़ी था, है ना। जो मनुष्य है वो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया, तो तांबा। कौन सा धातु था, तांबा था। और जो औजार बनाया तांबा से वो सबसे पहले कौन सा औजार बनाया, कुल्हाड़ी। इसका साक्ष्य हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो वो एक स्थान है अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम स्थान है यहाँ से हम लोग कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिलता है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कृषि का आविष्कार। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में कब हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ जो पश्चिमी बलूचिस्तान में है, यहाँ से प्राप्त हुआ। यानी प्रागैतिहासिक काल में भी अन्न का प्रमाण मिला है। प्रागैतिहासिक काल से भी अन्न का प्रमाण मिला है। कहाँ से, तो मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ है कहाँ, तो अभी पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान प्रांत में स्थित। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है। जो कृषि करते थे प्राग इतिहास में, सबसे पहले अपनाई गई पहला जो फसल है वो गेहूं है ना, एवं जौ है। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल है। समझिए इसको, मतलब कि अनाज के रूप में सबसे पहले तो गेहूं और जौ आ गया था, लेकिन रियल में मानव जिसको प्रयुक्त अपने लिए बनाया, अपने लिए यूजफुल बनाया, वो कौन था, चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। जो कृषि का प्रथम उदाहरण था, जिसका खेती किस चीज का किया था, जौ और गेहूं का, वो सबसे पहला उदाहरण कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से। लेकिन कोल्डिहवा जो यूपी में है, इलाहाबाद के नजदीक, का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। यानी कोल्डिहवा जो यूपी में है ना, जो कोल्डिहवा जो यूपी में है, इलाहाबाद के नजदीक, वहां से चावल का साक्ष्य मिला। क्या मिला, चावल का, क्या मिला, चावल का साक्ष्य मिला। आगे देखते हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक एवं पत्थर के बने थे। पूर्व प्रस्तर युग, एक पूर्व प्रस्तर युग था, है ना। उस समय का औजार जो पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं, स्फटिक का बना हुआ था। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूर्व पाषाण कालीन औजारों की खोज किया। पहला अंग्रेज थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो 1863 ईस्वी में पूर्व पाषाण कालीन, है ना, जब मानव लिखना नहीं जानता था, उस समय की बात है, उस औजार का खोज किया। सबसे पहले कौन, रॉबर्ट ब्रूसफुट। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूर्व पाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई। पल्लवरम साउथ इंडिया में है। सबसे पहले पूर्व पाषाण कालीन कलाकृति की खोज जो है पल्लवरम से हुआ। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले, है ना। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण
काल में ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे। यानी भारत में कहा जाता है कि भारत में जो मध्य पाषाण काल यानी पाषाण काल के बाद की जो समय आया वो मध्य पाषाण काल आया, है ना। क्या आया? मध्य पाषाण काल आया। और मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम कौन दिया 1867 में? तो C.L. कार्लाइल, ये भी अंग्रेज थे, C.L. कार्लाइल दिए। ये बताते हैं कि विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। ये क्या निकाले? तो विंध्य क्षेत्र, जो विंध्याचल पर्वत है उस क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण यानी जो पाषाण का जो उपकरण था वो छोटे छोटे थे, लघु थे, वो खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मतलब हड्डियां, है ना, कंकाल, मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे, है ना। यानी मध्य पाषाण काल से ही सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को? मानव अस्थिपंजर। क्या प्राप्त हुआ? तो मानव अस्थिपंजर कब प्राप्त हुआ? मानव अस्थिपंजर कब प्राप्त हुआ? मध्य पाषाण काल से। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म से 4000 वर्ष पहले 4000 वर्ष पहले नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ हुआ। नवपाषाणकालीन मतलब एक पूर्व पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल आया, है ना। आगे है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था, सिंध भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। यानी सबसे प्राचीन नगर अगर बोला जाए भारत का तो वो मोहनजोदाड़ो था, और इसका अर्थ होता है सिंधी भाषा में क्या? मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। आगे चलते हैं हम लोग। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला पहला एकमात्र मानव भावकपी है। असम का श्वेतभ्रू गिबन क्या है? एक बंदर है, कपी है ना। कहाँ मिला? तो असम में। ईमान गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जरवे संस्कृति से है। जरवे संस्कृत कहाँ फला फूला? तो जरवे संस्कृत महाराष्ट्र के क्षेत्र में फला फूला, और उसी जरवे संस्कृति का एक गांव था, क्या? इनाम गांव, जो ताम्रपाषाणिक काल युग का हुआ। ताम्रपाषाणिक युग का जो स्थल है वो कौन है? ईमान गांव। वो जरवे संस्कृति से संबंध रखता है, जो जरवे संस्कृति महाराष्ट्र में फला फूला। ठीक है। भारत में शिवालिका की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला। जो शिवालिका का पहाड़ी है भारत में, उससे शिवालिका की पहाड़ी से हम लोग क्या मिला? जीवाश्म का प्रमाण मिला। ओके। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी, है ना। शैल चित्र मतलब जो चित्र बना होता था दीवार पे चित्र, उस चित्र को खोज सबसे पहले आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। आगे है भीमबेटका, जिसको भीमबेटका भी कहा जाता है, गुफा पूर्व पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। जो भीमबेटका है ये गुफा है। इसमें ऐसा माना जाता है कि पूर्व पाषाण काल में यहाँ पे लोग अपना आवास बनाए थे, यानी आवासीय पुरास्थल है, यहाँ रहते थे। यह आदि मानव द्वारा बनाया गए शैल चित्रों और शैलाश्रों के लिए प्रसिद्ध है। यानी ये जो भीमबेटका है किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र वहाँ है, और शैलाश्रय है, यानी पहाड़ पत्थर के बीच में आश्रय है, उसी को शैलाश्रय कहा जाता है। इन चित्रों को, और शैल चित्र मतलब पत्थर पर बनाया गया चित्र, इन चित्रों को पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि जो चित्र है पूर्व पाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल के बीच का है ना। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्ह है। ये जो चित्र है
भीमबेटका में भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन का प्राचीनतम चिन्ह है, मतलब कि जो प्राचीन मानव रहते थे उनका प्रमाण मिलता है इससे। कहा जाता है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। जो ये भीमबेटका है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है ना। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकानकर द्वारा किया था। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकानकर द्वारा सबसे पहले भीमबेटका का खोज किया गया था। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। कौन किया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसका एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अलग अलग मंडल है, जिसमें भोपाल मंडल ने 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया, है ना। आगे चलते हैं। इसके बाद जुलाई 2003 में, याद रखिएगा, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। पूछता है क्वेश्चन कि भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो 2003 में। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी में मिलता है। यानी भारत में मनुष्य की एक प्रमाण कि मनुष्य भी पृथ्वी पर पहले भी थे, ये प्रमाण सबसे पहले कहाँ, किस नदी घाटी से मिलता है? तो नर्मदा नदी घाटी से मिलता है। नर्मदा नदी घाटी से मिलता है। ठीक है, आगे। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किए। प्रजातीय विभेदीकरण मतलब अलग अलग किए, है ना। प्रजातीय विभेदीकरण मतलब अलग किए भारत की जनसंख्या को। आगे चलते हैं, हम लोग सिंधु सभ्यता की ओर प्रवेश कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता शुरू करने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि जो YouTube चैनल पाठशाला एकेडमी है, पाठशाला एकेडमी जो है उसे आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो आपकी दिक्कतें हैं उसको कमेंट करें, हम सुधारने का कोशिश करेंगे। आगे सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तथा रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई, है ना। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। जो सिंधु सभ्यता है, जो हमारा सिंधु सभ्यता है, इसका जो तिथि है, इसका जो कब सिंधु सभ्यता स्टार्ट हुआ था, कब अंत हुआ, इसके बारे में हम लोग C14 रेडियो कार्बन विधि से पता लगाएं। और इसका जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। ध्यान दीजिएगा, एक कैसा आकार है? त्रिभुजाकार है। कहता है कार्बन 14 मेथड है क्या? तिथि निर्धारण की कार्बन 14 जो मेथड है की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी के द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी, है ना। इस पद्धति से में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतना ही प्राचीन मानी जाती है। क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले C14 का जो खोज किए वो अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे B.F. लीवी। कब किए? तो वो 1946 में किए। कब किए? 1946 में किए।
अच्छा, कार्बन 14 से हम लोग कैसे पता करते हैं कि इसका एज कितना होगा? तो जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी कम उतनी उसका वो पुराना, उसको उतना ही ज्यादा वो पुराना है ना। आगे देखते हैं। कहता है सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक अथवा कास युग में रखा जा सकता है। तथा सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। और ये सभ्यता कैसी है? अर्ध ऐतिहासिक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, यानी लिखित विवरण मिला लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो वो अर्ध ऐतिहासिक हुआ। अथवा इसको ब्रॉन्ज युग में भी रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे, है ना। ये जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, इसका जो निवासी थे कैसे थे? द्रविड़ थे या भूमध्य सागरीय थे, है ना। इसको याद करिएगा, सिंधु सभ्यता के निवासी कैसा थे? द्रविड़ या भूमध्य सागरीय। आगे है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक, यानी उस समय कब? 1924 ईस्वी में, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा किया। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता एक नगर है उसको विधिवत घोषणा किए। कब? 1924 ईस्वी में। कब किए? 1924 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकागेंडोर है, जो बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान है कहाँ? तो पाकिस्तान में। यानी जो सिंधु सभ्यता है, जैसे सिंधु सभ्यता है, हम लोग इसको नॉर्थ कहेंगे, इसको साउथ कहेंगे, इसको ईस्ट कहेंगे और इसको वेस्ट कहेंगे। यानी ये पूर्व हुआ, उत्तर हुआ, दक्षिण हुआ और पश्चिम हुआ। तो जो सबसे पश्चिमी स्थान है वो सुतकागेंडोर है। किस नदी किनारे है? तो दास्क नदी किनारे है। किस नदी किनारे? दास्क नदी किनारे है। पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में है। पूर्वी स्थल कौन है? आलमगीरपुर। याद रखिएगा, पूर्वी स्थल कौन है? आलमगीरपुर। किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे। कहाँ है? तो यूपी में, मेरठ जिला में। किस जिला में? यूपी का मेरठ जिला में। क्लियर? हम लोग उत्तरी के बाद कहेंगे नॉर्थ कौन सा है? उत्तरी स्थल चिनाब नदी किनारे। किस नदी किनारे? चिनाब नदी किनारे। अखनूर के निकट चिनाब नदी किनारे, यानी कश्मीर में है। अखनूर के निकट मांदा है। क्या है? मांदा। कौन सा स्थल है? पूर्वी स्थल कौन सा है? पूर्वी स्थल जो है मांदा है। ये मांदा है जो जम्मू कश्मीर में है। वह दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला, किस जिला में है? अहमदाबाद, महाराष्ट्र में। ओके, दायमाबाद में है, अहमदाबाद महाराष्ट्र में है। दक्षिण किस नदी किनारे? तो गोदावरी नदी किनारे। याद रखिएगा, पश्चिमी स्थल सुतकागेंडोर था जो दास्क नदी किनारे बलूचिस्तान में था, यानी पाकिस्तान में। पूर्वी स्थल हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर है, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, यानी इंडिया में है। उत्तरी स्थल चिनाब नदी किनारे है, जो कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर में मांदा है। और दक्षिणी स्थल गोदावरी नदी किनारे है, दायमाबाद है, जो महाराष्ट्र अहमदनगर में। ओके, आगे है
सिंधु सभ्यता या सैदव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ध्यान दीजिएगा, जो सिंधु सभ्यता थी, जो हमारा सिंधु सभ्यता है ना, वो कैसा है? तो नगरीय। कैसा है? नगरीय। कैसा? नगरीय है। सैदव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल छो को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। जो सिंधु सभ्यता से, उसी को सैदव सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता को, वहाँ से हम लोग को जो स्थल मिले हैं उसमें परिपक्व स्थल, परिपक्व अवस्था में, यानी पूरे रूप से विकसित अवस्था में सिर्फ छो को ही हम लोग मानते हैं। कौन कौन? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, राखीगढ़ी और धौलावीरा और एवं कालीबंगन, है ना। ये 5 गो जो है स्थल, ये 5 गो जो स्थल, 6 गो है, सॉरी 6 गो है, उसको हम लोग पूरे तरह से डेवलप सिंधु सभ्यता का स्थल हम लोग मानते हैं। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। कहता धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, यानी जो भारत हमारा अभी जो प्रेजेंट है वो धौलावीरा भारत के बाउंड्री में पहला साइट है ना, जिसे यूनेस्को ने 1921 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। पॉइंट आउट करिएगा, यूनेस्को ने धौलावीरा को कब विश्व विरासत स्थल घोषित किया? तो 1921 में। कब? 1921 में, है ना। आगे, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। यानी जब हम लोग स्वतंत्र हो गए तब उसके बाद हम लोग पाकिस्तान में अब क्यों खोजेंगे, हम लोग अपना इंडिया में खुदाई करना शुरू किया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो स्थल मिले, सबसे ज़्यादा मिले, वो कहाँ मिले? भारत का गुजरात जिला में मिला, गुजरात राज्य में मिला, गुजरात राज्य में मिला, मिस्टेक हो जाता है ना। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है। जो सिंधु घाटी हमारा सभ्यता है उसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदाड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने किया था। किसकी? राखीगढ़ी की, है ना। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन है? तो मोहनजोदाड़ो है ना। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। कौन है? राखीगढ़ी है, जो घग्गर नदी किनारे है। किस नदी किनारे? घग्गर नदी के। ये किस स्टेट में पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है ना। ये हरियाणा में पड़ता है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अब जब उन लोग भी बंदरगाह का यूज मतलब जल से मतलब भ्रमण करते थे, जल से यात्रा करते थे, जल से व्यापार करते थे, जलीय मार्ग से, है ना। तो सिंधु सभ्यता जो थी, वो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था लोथल और सुतकोटदा था। सुतकोटदा जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। कालीबंगन कहाँ? राजस्थान में है। जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। इज इट क्लियर? तो फ्रेंड इतना ही रहने दीजिए आज। तो थैंक यू देखने के लिए, और पाठशाला एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत से अधिक आदमी तक जा सके, अधिक का स्टूडेंट लाभ इसका उठा सके। थैंक यू।